नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, शुरुआत करते वीडियो की बिना देरी किए। चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है। दोस्तों, जब भी राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन यानी राष्ट्रपति काल की घोषणा करता है तो उसके लिए कितने दिनों के भीतर जो है वह संसद की स्वीकृति चाहिए होती है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति को 2 माह के अंदर संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ जाता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, लेकिन अपने पद से उसे किसके द्वारा हटाया जाता है। दोस्त, जान लेते हैं कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। याद रखना है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगर उसे पद से हटाने की बात करते हैं, पद से हटाने की अगर हम बात करते हैं तो वह किस प्रकार से हटाया जाता है। एक बात यहाँ याद रखिएगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, जो प्रक्रिया न्यायाधीश को हटाने में उपयोग की जाती है वही प्रक्रिया सेम यहाँ पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने में उपयोग की जाती है। याद रखिएगा, तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर, यानी जो संसद के दोनों सदन हैं उनके विशेष बहुमत पर राष्ट्रपति द्वारा किसे हटाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाया जाता है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों से एक विशेष बहुमत होगा, उस विशेष बहुमत के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है। दोस्त, वित्त आयोग के कार्य की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, आयकर विभाजन, उत्पाद शुल्क का विभाजन, ठीक, सहायतार्थ अनुदान या फिर कर का विभाजन। दोस्तों, जो वित्त विभाग होता है हमारा, वित्त जो मंत्रालय होता है, वित्त आयोग होता है, इसका काम नहीं है कर का विभाजन। ठीक है, याद रखना है, कर का विभाजन केंद्र का कार्य है। याद रखना है, ये वित्त विभाग का यानी वित्त आयोग का नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, याद रखना है, राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान जोड़े गए हैं। ठीक है दोस्तों, संविधान की जब भी हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाग है। ठीक है, 22 भाग है। अगर हम अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुच्छेद की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुल हमारे 395 अनुच्छेद है। ठीक है, याद रखना है, अनुसूची की जब भी हम बात करेंगे तो वर्तमान में हमारे पास 12 अनुसूचियाँ हैं। तो यहाँ पर नगर पालिकाओं से संबंधित जो प्रावधान है हमारा कहाँ देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये देखने को मिल जाएगा भाग 9 के क में। ठीक है, याद रखना है, भाग 9 के क में अगर हम अनुसूची की बात करते हैं तो ये हमें 11वीं अनुसूची में देखने को मिल जाएगा। 11वीं अनुसूची में ये नगर पालिका देखने को मिलेगी। अगर हम संविधान के भाग की बात करते हैं तो यहाँ पर भाग 9 में जो भाग 9 का क है, खंड क है, उसमें हमें नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न आ जाता है, योजना आयोग है। यहाँ पर दोस्तों योजना आयोग अब नहीं रहा। ठीक है, योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया है, इसके जगह पर हमारा काम करता है नीति आयोग। ठीक है दोस्त, सेम वही कार्य करता है नीति आयोग। योजना आयोग को ख़त्म करके इसकी जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया। इसका गठन किया गया दोस्तों 2015 में। ठीक है, 2015 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में इसका गठन हुआ, जो सेम योजना भारत के लक्ष्यों एवं योजना बनाने का काम यह करता है। ठीक है, अगर नीति आयोग की बात करते हैं तो ये एक असंवैधानिक निकाय है। ठीक है, असंवैधानिक निकाय है जिसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। याद रखना है, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों परिसीमन आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, याद रखना है मुख्य चुनाव आयुक्त परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है। दोस्तों याद रखिएगा उत्तर प्रदेश हमारा एक ऐसा राज्य है जिसके पास सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र यानी संसद में जो सीटें हैं वह यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाती है। अगर हम संख्या की बात करते हैं तो यहाँ पर कुल 80 जो संसद सीटें हैं वे हमारी किसके पास है। दोस्तों ये हमारी उत्तर प्रदेश के पास है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के बाद अधिकतम संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है। तो यहाँ पर प्रथम नंबर पर हमें देखने को मिल जाता है उत्तर प्रदेश। अगर हम दूसरे नंबर की बात करते हैं यानी उत्तर प्रदेश के बाद की बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है दोस्त महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर आता है संसदीय क्षेत्र के मामले में। इसके पास वर्तमान में कुल 48 सीटें हैं, याद रखना है 48 सीटें हैं। अगर हम भारत में कुल लोकसभा सीटों की बात करते हैं तो यहाँ पर 530 जो है वह लोकसभा सीटें भारत में अभी वर्तमान में है। अगर हम अधिकतम की बात कर लेते हैं संविधान के अनुसार संसदीय सीटें जो है वह कुल अधिकतम 550 हो सकती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है किसी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। ठीक है दोस्तों, किसी संस्तुति के आधार पर भारत का जो राष्ट्रपति होता है यानी भारत का जो प्रेसिडेंट होता है वह संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है। यह बात है संविधान के अनुच्छेद 74 में। ठीक है, याद रखना है ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। दोस्तों संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार प्राप्त होता है वह होता है सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, याद रखना है सर्वोच्च न्यायालय को अंतिम रूप से संविधान की व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त होता है और यह अधिकार प्राप्त करता है संविधान का अनुच्छेद 131। ठीक है, याद रखना है 131, 132 एवं 133। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ जाता है दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था। दोस्तों दिनेश गोस्वामी समिति का जो संबंध है यह संबंध हमें देखने को मिल जाता है निर्वाचन सुधारों से। ठीक है, 1980 में इसका ये समिति बनाई गई थी। यह जो समिति थी ये चुनावों में सुधार यानी कि जो चुनावों में जो खर्चे होते थे उस पर प्रतिबंध यानी कि कम करने के लिए या फिर इसका बहुत सारे मकसद थे। इस कुछ आधारों पर इस समिति को बनाया गया, लेकिन यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो दिनेश गोस्वामी समिति का जो संबंध है वह निर्वाचन सुधारों से है। ठीक है, अगला प्रश्न है वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में अगर हम लोकसभा सदस्यों की बात करते हैं तो यहाँ पर कुल 543 सदस्यों को जो है वह भारत की जनता डायरेक्ट निर्वाचन से चुनती है। ठीक है, निर्वाचन से चुनती है। प्रत्यक्ष चुनाव होता है यहाँ पर इन सदस्यों का 543 सदस्यों का। ठीक है, याद रखना है ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश होता है। ठीक है दोस्तों, विधानसभा में धन विधेयक जो होता है वह होता है राज्यपाल की पूर्व अनुमति पर। ठीक है, याद रखना है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय राज्य में कौन करता है। ठीक है, राज्य में विधानसभा अध्यक्ष करता है। याद रखना है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है। दोस्तों भारत में सबसे कम उम्र में जो प्रधानमंत्री बने हैं वह है हमारे श्री राजीव गांधी जी। ठीक है, राजीव गांधी भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो अभी तक सबसे कम उम्र वाले भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, इनकी महज 40 वर्ष की उम्र थी उस समय जब ये प्रधानमंत्री बने, तो ये सबसे कम उम्र वाले प्रधानमंत्री भारत के कहलाते हैं। याद रखना है ऑप्शन ए हमारा एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? दोस्तों यहाँ पर है नहीं था कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 370 का भी पोस्टमार्टम कर दिया गया है। अगर हम 370 की बात करते हैं तो यहाँ पर अनुच्छेद 370 जो है वह जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देता था, ठीक है, याद रखना है। लेकिन इसे 5 अगस्त, ठीक है, 5 अगस्त 2019 को एक ऐसी घटना होती है, 5 अगस्त 2019 को जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं वह एक घोषणा करते हैं कि जम्मू कश्मीर से 370 को ख़त्म किया जाता है, ठीक है, याद रखना है। जम्मू कश्मीर से 370 को ख़त्म करने के बाद जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत का एक भाग बनता है, याद रखिएगा। जो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, याद रखना है। अगला प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? दोस्तों जब भी जो मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति होती है, यानी कि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित होता है, तो राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ ले सकता है? तो यहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उनके समक्ष राष्ट्रपति शपथ ले सकता है, याद रखना है। ऑप्शन डी हमारा एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? शब्द की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर समाजवादी दिया गया है, पंथनिरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न है एवं लोक कल्याण है। दोस्त अगर हम इन तीनों चारों शब्दों की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है यानी जो प्रस्तावना है उसमें ये जो शब्द है लोक कल्याण हमारी प्रस्तावना में नहीं रहा है, यानी नहीं आता है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? ठीक है दोस्त, भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए हमें कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ठीक है, याद रखना है। 25 वर्ष का आदमी ही प्रधानमंत्री बनने का उम्मीदवार हो सकता है, लेकिन भारत में अभी तक कोई 25 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बना नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? ठीक है दोस्तों, एक अधिनियम आया था 1861 में एक अधिनियम आया, ठीक है, याद रखना है। इस अधिनियम का नाम था भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ठीक है। 1861 में एक अधिनियम आया। वह अधिनियम क्या करता है दोस्त, जो भारत के गवर्नर जनरल होते हैं उनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर देता है, ठीक है। तो ये शक्ति उसी समय से भारत के गवर्नर को दी जाती है जो आज तक भारतीय संविधान में चली आ रही है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारे पास भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ठीक है। 1861 का जो अधिनियम है वही अधिनियम भारत के गवर्नर को जनरल अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। ऑप्शन बी जो होगा हमारा एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष यानी फिर धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन की तो यहाँ पर 24वें संविधान संशोधन द्वारा, 25वें, 42वें या फिर 4वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्त संविधान की जो प्रस्तावना है यानी जो उद्देशिका है उसमें समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष एक और शब्द है दोस्त अखंडता, ठीक है। अखंडता जो ये 3 शब्द है ये संविधान की जो मूल प्रस्तावना है उसमें शामिल नहीं थे, इसको बाद में जोड़े गए। लेकिन बता दीजिए कब जोड़े गए, तो दोस्त याद रखिएगा, अगर ये पूछा जाए कि संविधान में समाजवादी या फिर पंथ निरपेक्ष या फिर अखंडता कब जोड़े गए या फिर किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए, तो याद रखिएगा ये 1974 में जो संविधान का 42वां संविधान संशोधन होता है, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन होता है संविधान का, उसके जो अंदर है उसके जो तहत है ये 3 शब्दों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, याद रखिएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, लोकसभा सदस्यों के निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? दोस्त जो लोकसभा सदस्यों
दोस्तों जो लोकसभा सदस्यों के निर्योग्यता यानी कि जो योग्य नहीं है, इसकी जो अगर हमें निर्णय करना है तो ये कौन करता है दोस्तों, याद रखना है ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर एवं लाइक करना। ठीक है, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।